को बताएं, मुस्तहिक अफराद के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर मुफ्त सर्विस का आगाज। सरकारी सतह पर आज से कोरंगी से लेकर हैदराबाद तक मुफ्त बसें चलाई जाएंगी। मुफ्त सर्विसेज का सिलसिला ईद उल फित्र तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें, मुस्तहिक अफराद के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर मुफ्त सर्विस का आगाज। सरकारी सतह पर आज से कोरंगी से लेकर हैदराबाद तक मुफ्त बसें चलाई जाएंगी। मुफ्त सर्विस का सिलसिला ईद उल फित्र तक जारी रहेगा। आपको बताते चलें, सिंध सरकार का बड़ा फैसला। सिंध सरकार ने मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त बस सर्विस शुरू करने का फैसला कर लिया। ईद उल फित्र के मौका पर मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त बसें चलाई जाएंगी। सरकारी तौर पर कोरंगी से हैदराबाद तक मुफ्त बसेस चलाई जाएंगी। हैदराबाद से मीरपुर खास तक मुफ्त बस सर्विस चलाई जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहरिया से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक और अहम फैसला सामने आया। फैसला ये है कि ईद उल फित्र के मौके पर जो अपने आबाई इलाकों में अपने प्यारों से वगैरह मिलने जाते हैं उनके लिए आसानी एक रास्ता निकाल दिया है। इस वजह से महकमा ट्रांसपोर्ट से मेरे सूबाई जो शर्जील मेमन की हिदायत पर बाकायदे तौर पर मुफ्त बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया, जिस पर आज से अमल का आगाज कर दिया गया, जिसमें कराची कोरंगी 2.5 नंबर से हैदराबाद से लिफाफा तक जो आज इसी बसें जो उनको मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की गई, जिसमें वो अफराद मुफ्त सफर कर सकते हैं, जिसमें मुख्तार होंगे जो हकदार होंगे। इसके अलावा बुजुर्ग अफराद वो भी इन बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगे। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने ये बस सर्विस एक निजी कंपनी के तावन से बाकायदे तौर पर शुरू कर दी है, जो ईद उल फित्र तक जो है ये फैसला बदस्तूर जारी रहेगा। जी आज़ाद नोहरिया, आप हमारे साथ रहिएगा। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला किया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास सेक्रेटरी एक्साइज, डीजी एक्साइज, ऑटोमोटिव ट्रेडर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान शरीक इजलास में गाड़ियों की ट्रांसफर पर भी दफ्तरी कागजी कार्रवाई फिलहाल जारी रखने, मुस्तकबिल में ख़त्म करने पर भी गौर। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला। इजलास में ताजरों ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, फिजिकल फिटनेस समेत दीगर मसाइल से मुतल्लिक सीनियर वजीर शर्जील मेमन को आगाही दी। सीरी 21 की खबर पर एक्शन। साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला की लगी तख्ती को हटा दिया गया। खबर पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिस लिया। गुज़िश्ता 15 साल से वजीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स रहने वाले मुकेश कुमार चावला की तख्ती हटा दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज़ाद नोहरिया से। आज़ाद, बताइएगा। इस आज़ाद नोहरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 15 सालों से महकमा एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स का वजीर रहने वाला मुकेश कुमार चावला, जो इस वक्त मुराद शाही काबिना में बतौर वजीर के तौर पर शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनका जो दफ्तर उसके पहले फ्लोर पर वाक़ था, उस दफ्तर पर हाल उनकी तख्ती की नामौरियत वाली बतौर सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स लगी हुई थी। ये खबर भी जैसे आज सिटी 21 को दखल, जिसका महकमा सर्विस से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद अली खुसो ने सख्त नोटिस दिया, जिसके बाद फौरी तौर पर महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का अमला यहाँ पर पहुंचा और तख्ती जो है नाम वाली हटा दी। जिसके बाद ये दफ्तर पे ताला तो लगा हुआ, लेकिन उनकी तख्ती नाम वाली जो गैर कानूनी तरीके से लगी लगाई गई थी, उनको आज हटा दिया गया। जी आज़ाद नोहरिया हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। FBR का सिस्टम मुल्क के लिए फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान का बाइस बन रहा है। साबिक चेयरमैन FBR का इंकशाफ शब्बर जैदी कहते हैं, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस और POS सिस्टम नाकाम हुए। चाहता हूँ कि ताजिर दोस्त स्कीम कामयाब हो। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयाज राना से। जी अयाज, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ इस वक्त ताजिर दोस्त स्कीम के लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। इस वक्त जो छोटे ताजरों हैं तो उसको अक्सर मुस्तरद करने की बातें हमारे सामने आई हैं, लेकिन ये पहले भी इसके ऊपर कोशिशें की गई थी कि छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। अब उसके ऊपर क्या FBR ने तैयारी करके लोगों को आगाही की, ये बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसके ऊपर क्या असल बात सामने है या बहुत उजलत में ये
काम किया गया है उसको जानने के लिए इस वक्त हम आए हैं। हमारे साथ नामी ग्रामी शख्सियत हैं जो कि जाने जाते हैं। अगर FBR की बात करें, साबिक चेयरमैन है शब्बर जैदी, उन्हीं से जानते हैं। सर, ये ताजिर दोस्त स्कीम का मुतारिफ कराना और ताजिर जो छोटा ताजिर है वगैरह, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अचानक से एकदम FBR ने ये फैसला लिया और ये हम पे लागू भी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नतीजे पे पहुंचा हूँ वो ये है कि FBR का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए है, फ़ायदा देने के लिए नहीं है। मतलब जो कुछ भी FBR वाले करते हैं ये बेसिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे POS मैंने लगवाया था तो POS चलना चाहिए, तो POS अब पता लग। अच्छा, अब सवाल ये है कि POS को चेक करने वाला इंस्पेक्टर जो दुकान पे जाएगा, क्लिफ्टन में जाएगा, लिबर्टी मार्केट, वो तो खुद एक करप्टेड आदमी है, वो जाके कहेगा ठीक है 2 पे चलाओ, 1 पे नहीं चलाओ। तो अब ये देखना पड़ेगा कि POS चल रहा है, ये हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं। तो मैंने कल परसों भी ये खजाना साहब से कहा था कि जी इस पे आप कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करें, ये सब चीज़ें करें। और ये IMF और नॉन IMF की बात नहीं है, ये अब पाकिस्तान की बखा की बात है, अदरवाइज ये चलेगा नहीं। हमारा जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो स्टेक होल्डर से सही नहीं होती और वो जो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी एक बिला वजह की खलीज और फियर पैदा कर देती है टैक्स पेयर में और टैक्स कलेक्टर में। और इस दफ़ा भी यही हुआ है। ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये लॉन्च कर दी गई, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों ने इसको समझा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे ताजिर हजरात होते हैं ये हमेशा ऐसी स्कीमों के बारे में सीरियस होते हैं जहाँ पर उनकी जो टैक्स की जो भी वो देंगे इन ऐप्स के थ्रू या किसी के थ्रू, वो उनका फाइनल टैक्स होगा। मगर इस स्कीम में ऐसी की कोई चीज़ नहीं है। तो और ये बात वाज़े कर देनी चाहिए थी FBR को जब इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी। तो ये इसके ऊपर अब ये जो आया है ये सही है, मगर इसके ऊपर गुफ्तगू होगी और चीज़ें सेटल होंगी और एक तरीके से होगा। मैं नहीं चाहता कि ये नाकाम हो और ये कामयाब होनी चाहिए। जो स्कीम जो मुतारिफ कराई गई है जिसको ताजिर दोस्त स्कीम कह रहे हैं, शब्बर जैदी साहब का भी यही कह रहे हैं कि ये अब मुल्क मुताहमिल नहीं हो सकता, सबको टैक्स नेट में आना पड़ेगा। ये स्कीम नाकाम नहीं होनी चाहिए। बस खुद इनका कहना है कि सब टैक्स तो दें, क्योंकि अब हम मुतमाल नहीं हो सकते कि हमारी टैक्स ना दें और कारोबार चलाते रहें, क्योंकि कर्जे लेना और मुल्क को वैसे चलाना अब मुमकिन नहीं रहा है। 21 माह बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त में 4% इजाफा रिकॉर्ड। मार्च 2023 के मुकाबले में मार्च 2024 में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 11,50,000 टन रही। रवा माली साल के 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 11% कमी से 1,13,00,000 टन रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी हाँ, ऑयल रिफाइनरीज के जो डाटा है उसके मुताबिक जो मार्च 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 21 माह बाद 4% इजाफे से जो है 11,50,000 टन रही है। और 21 माह बाद पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में बेहतरी माशी सरगर्मियों में कुछ इस्तेहकाम का इशारा दे रहे हैं। यहाँ पे ये भी बताऊँ, OCAC ने ये भी खत लिखा था कि यौमिया 4,000 टन जो है डीजल की स्मगलिंग हो रही है, जो कि मईशत को इम्पैक्ट दे सकती है। साथ में ये भी बताया कि मार्च 23 से मार्च 24 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 48% कमी से 44,000 टन रही है, क्योंकि बुनियादी वजह ये फर्नेस ऑयल से बिजली पैदावार में कमी हुई है। साथ ही देखा जाए रवा माली साल 9 माह में पेट्रोल मसनूआत की फरोख्त 11% कमी से 1,13,00,000 टन रही है, जिसमें यह भी कंसर्न दिया गया है कि जो स्मगलिंग हुई थी और उसका भी इम्पैक्ट देखा गया, जिसकी वजह से 11% की कमी हुई है। साथ ही कहा है कि रवा माली साल 9 माह में पेट्रोल की कीमत में 19% का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में भी इसी के हिसाब से 16 से 17% का इजाफा देखा गया है। इस्तेमालशुदा गाड़ियों की ट्रांसफर पर फिजिकल फिटनेस चेकिंग खत्म करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का भी फैसला किया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा। देखिए, यहाँ पे सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है और इस इजलास में जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अहम फैसले किए हैं। ख़ास तौर पे पब्लिक के लिए वो सहूलत फराहम कर दी गई है मुफ्त गाड़ियों की। वो लोग जो नहीं बर्दाश्त कर सकते, किराया अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उनको फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जाएगी।
जिस पर कोरंगी से ये बसें जारी होंगी और कोरंगी से फिर हैदराबाद, हैदराबाद से मीरपुर खास, इसके मुख्तलिफ रूट तश्कील दिए गए हैं और आज से लेके ईद उल फितर तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी आजिज़ जमाली हमारे साथ रहिएगा। सिंध में सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है। अब तक 150 से ज़ायद अरकान असेंबली वोट कास्ट कर चुके हैं। 154 अरकान को वोट कास्ट करना है। PTI के हामी अरकान और जमात इस्लामी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के 10, MQM का 1 और 1 आज़ाद रुकन बासानी सेनेटर्स मुंतखब हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, सेनेट का जो इंतखाब का अमल है सिंध असम्बली में वो आज सुबह 9 बजे से जारी है और अभी तक जारी है, चूँकि अभी 30-35 मिनट हैं वक्त ख़त्म होने में, 4 बजे इसका वक्त ख़त्म होगा। अब तक तकरीबन जो 154 वोटर हैं वो कास्ट हो चुके हैं, लेकिन चूँकि असम्बली कवायद के मुताबिक 4 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन को बंद नहीं करना होता है, तो वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई काबीना के अरकान ने, अरकान असम्बली ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के तमाम अरकान ने सेनेट इलेक्शन में अपना वोट डाला है, वोट कास्ट किया है। यहाँ पे 12 नशस्तों में से जो 7 जनरल नशस्तें हैं उनमें 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी है, 1 MQM पाकिस्तान और 1 फैसल वावडा जो कि आज़ाद रुकन है, जिसको PPP और MQM दोनों की हिमायत हासिल है, उनको कामयाब होना है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 5 उम्मीदवार हैं उनमें काजिम अली शाह है, मसरूर एहसन है, नदीम भुट्टो है, दोस्त अली हैं और अशरफ जतोई हैं। टेक्नोक्रेट्स की 2 सीटें हैं, इन दोनों पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सरमद अली और ज़मीर कुमरो, इनको कामयाब होना है। ख़वातीन की 2 नशस्तें हैं जिस पर रुबीना कायम खानी और कुरतुल ऐन मरी को कामयाब होना है। अक़लियतों की 1 सीट है सिर्फ, यहाँ पे पूंजोमल भील है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उसको कामयाब होना है। लेकिन इन तमाम कामयाबियों का ऐलान होगा 4 बजे के बाद। 4 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। PTI और जमात इस्लामी, चूँकि PTI के उम्मीदवार तो थे जिनकी वजह से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन PTI इलेक्शन अमल का हिस्सा नहीं बनी है। इसी तरह जमात इस्लामी भी इलेक्शन अमल का हिस्सा नहीं बनी है। 2 जमातों के उम्मीदवार हैं, 2 जमातों के वोटर हैं जिनकी कामयाबी का ऐलान होगा। जी आजिज़, जैसा कि आपने बताया कि 154 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया, तो ये बताएं किस किस की उम्मीदवार की जीत यकीनी है? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि 10 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी है, 12 टोटल नशस्तें हैं, इनमें से 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी है, 1 MQM पाकिस्तान को मिलनी है और 1 आज़ाद रुकन फैसल वावडा को मिलनी है। फैसल वावडा थे तो आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन फैसल वावडा को MQM ने पहले उसकी हिमायत का ऐलान किया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज यहाँ पे सूबाई वज़ीर नासिर शाह और शर्जील इनाम मेमन, इन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो फैसल वावडा को वोट करेंगे, लिहाजा फैसल वावडा की कामयाबी भी यकीनी है। बज़ाहिर तो कोई मुकाबला है यहाँ पे, चूँकि PTI के इन 12 नशस्तों पे उम्मीदवार तो मौजूद हैं, लेकिन वैसे टेक्निकली देखा जाए, इलेक्शन फार्मूले के तहत देखा जाए तो कोई भी मुकाबला नहीं है, चूँकि दूसरी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रही। सिर्फ 1 वे इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों को ही कामयाब होना है, तो उनकी कामयाबी के लिए कोई रुकावट भी नज़र नहीं आ रही। अरकान ने तमाम वोट भी कास्ट कर लिया है, तो रिज़ल्ट यही होगा जो मैं बता चुका हूँ। लेकिन इसका सरकारी तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कि प्रिजाइडिंग अफसर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो ऐलान करेंगे। जी आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि पीपल्स पार्टी 12 नशस्तें जीत जाएंगी। फैसल वावडा पीपल्स पार्टी में नहीं हैं। जो मुकाबला करने बैठे थे वो बॉयकॉट कर दिया। हमने आपस में तय किया कि इन 12 लोगों को जितवाना है। अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। जनवरी और फरवरी में क्राइम बढ़ा है, इकदाम किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर काबू पाएंगे। अमान की सूरत हाल मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी कोई इतनी तसल्ली बख्श हालात नहीं थे। मैं कभी भी नहीं कहता कि जी हम बहुत ही अच्छी हालात थे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। फिर आखिरी 6 महीने में पिछली हुकूमत के हालात कुछ ख़राब हुए, उस पर हमने
काफ़ी एक्शन लिए थे, ख़ास तौर पे कच्चे के इलाके में जो पुलिस चौकियां कायम की थी लाइन ऑफ साइट पे। मैं ख़ुद वहाँ विज़िट किया था और अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर के ज़माने में वो लोग तो कहते ना कि जी हमारे यहाँ तो शायद सियासी मसलियत है या कोई ऐसी बात है या हमारे कोई लोग हैं जिनको हम बचा रहे हैं, तो केयरटेकर में तो ऐसी बात कोई नहीं थी। 6 महीने में हालात और ख़राब हुए और अभी संभले नहीं है, मैं बिल्कुल कैंडिडली आपसे कहूँगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो ज़रूरत होगी इस सूबे के शहरियों को मुकम्मल तौर पे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजारने के लिए करने के लिए हुकूमत करेगी। और हम कायम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केयरटेकर के और ये आप देख लें, मैंने आते ही जैसे पहली ब्रीफिंग ली थी तो उन्होंने बताया कि जनवरी फरवरी के अंदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था और वो अभी नहीं, मैं बिल्कुल आपसे एडमिट करूँगा कि नहीं संभल सका है और उसके लिए इक़दाम लिए जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर काबू पाएंगे। जब हमने एक तय किया आपस में कि जी हम ये 12 लोगों को हमने जिताना है, तो सरफराज राजर साहब को पार्टी की लीडरशिप ने कहा और सरफराज राजर साहब पुराने वर्कर हैं और हमारी पार्टी की लीडरशिप और हमारी पार्टी का फैसला जो होता है उसके सब पाबंद होते हैं। तो ऐसा कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं थी, ये फैसला किया गया कि ये 12 लोग करेंगे। 15 रोज गुजर गए लेकिन ओल्ड सिटी एरिया में सीवरेज सिस्टम का मसला हल ना हुआ। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 36 इंच सीवरेज की खराब लाइन को तब्दील कर दिया, लेकिन पंपिंग का अमल ताहाल शुरू ना हो सका। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। 14 से 15 रोज़ गुजर चुके हैं, ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबलना बंद नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त जमीला पंपिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं जहां पर पंपिंग जो है वो की जाती है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 36 इंच की सीवरेज की लाइन जो फटी थी उसको जो तब्दील करने के मराहिल थे वो तो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर से पंप नहीं चलाए गए हैं। 36 इंच सीवरेज लाइन जो ब्लास्ट हुई थी उसमें तकरीबन 3 पंप जो है वो काम किया करते थे, हम अभी छोटी लाइन डाली है आर्जी तौर पर, तो इसलिए वहाँ पर 2 पंप चलाए जाएंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पंप नहीं चलाए जा सके हैं। अगर मेरे कैमरामैन पीछे की जानिब आपको दिखाएं तो जमीला पंपिंग स्टेशन पर इस वक्त भी जो है वो बड़ी मिकदार में पानी जो है वो बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त जमीला पंपिंग स्टेशन में 5 पंप में से जो है सिर्फ 2 पंप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे के सारे पंप जो है वो 36 इंच की जो सीवरेज लाइन डैमेज हो गई थी उसकी वजह से जो है वो बंद है। ये 36 इंच सीवरेज की जो लाइन थी ये 3 मरतबा जो है वो डैमेज हुई थी, जिसके बाद चौथी मरतबा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जो है इस लाइन को अब मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील किया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि आज रात तक जो है ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और जो सामान लगाना चाहिए था वो सामान अब लग चुका है। ताहम आज रात को जो है वो ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में पंपिंग जो है वो दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। ताहम ये जो पानी निकलने का जो सिलसिला है, जो पानी यहाँ से नालों की तरह फेंकने का जो सिलसिला है वो कल रात तक जो है वो मुकम्मल होगा। जी, रेलवे पुलिस अफसरान को ओहदों पर तरक्कियां मिल गई। प्रोमोट होने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक्स लगा दिए गए। एसएसपी रेलवे ऑफिस में डीआईजी साउथ डिवीजन रेलवे पुलिस अब्दुल्ला शेख ने 34 अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाज़ेब हुसैन तरक्की पाने वाले अफसरान के साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रेलवे पाकिस्तान पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊँ कि आज 34 पुलिस अफसरान और एहलकार को जो है उनके ओहदों पे जो है तरक्की दी गई है, जिसमें 34 ऐसे अफसरान हैं जिनको एएसआई से सब इंस्पेक्टर और इसी तरीके से जो सब इंस्पेक्टर जो हेड कांस्टेबल थे उनको एएसआई जो है प्रमोट किया गया है। ये तमाम अफसरान मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो ये चेहरे से भी खुशी वाज़ेह हो रही है। साजिद तो ये बताएगा कि कब से आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी और ये प्रमोशन कितने सालों बाद हुई है? तकरीबन ये प्रमोशन 1 साल 1.5 साल के बाद जो ये प्रमोशन हुई है। पिछले साल 2022 दिसंबर में हुई थी डीपीसी, उसके बाद ही अभी प्रमोशन हुई है सर। यहाँ पर असद खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। असद खान साहब, आप जो है एएसआई से अब जो है सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है और इस तरीके के जो प्रमोशंस होते हैं उसके हवाले से क्या कहेंगे? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी, क्योंकि प्रमोशन वाहिद ऐसी चीज़ है जब इंसान भर्ती होता है तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मुझे अल्लाह करे अगले से अगले रैंक पे प्रमोशन मिले। तो ये अफसरान वाला की मेहरबानी है, हमारे आईजी साहब को, हमारे डीआईजी साउथ साहब की बड़ी मेहरबानी है, जिनकी काविशों से 1.5 साल बाद हमारा बोर्ड हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रैंक लग गए हैं।
इनके हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें हमारा हक अदा किया। जी बिल्कुल, अगर DIG साउथ रीजन के हवाले से बात की जाए रेलवे की, तो उसमें कराची, हैदराबाद, मुल्तान और इसी तरीके से कोयटा डिवीज़न जो आता है शुमार किया जाता है, जिसमें 34 अफसरानों को उनके ओहदे में जो है तरक्की दी गई है, जिनकी वजह से ये लोग इंतहाई खुश दिखाई देते हैं। जी। सिंध हाईकोर्ट में साबिक वजीर मुर्तज़ा जितोई के घर पुलिस का कार्रवाई और हिरासत करने का केस। अदालत ने पुलिस को गुलाम मुर्तज़ा जितोई समेत फैमिली को गिरफ्तार करने से रोक दिया। IG सिंध, DIG साउथ और SSP साउथ से जवाब भी तलब। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में साबिक वफाकी वज़ीर और GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा ने जो है सिंध हाई कोर्ट में पुलिस के खिलाफ हिरासगी और गैर कानूनी झूठे मुकदमात में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था कि पुलिस की जानब से गैर कानूनी तौर पर उनको हिरासत किया जा रहा है। मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा है, लिहाजा अदालत की जानब से तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें IG सिंध पुलिस, DIG साउथ और SSP साउथ को भी नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम फरीक़ैन से जवाब भी तलब किया और साथ ही साथ अदालत ने आइंदा समात पर पुलिस को हिरासत करने और गिरफ्तार करने से भी रोक दिया है। जी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में निजी अपार्टमेंट्स में बीवी का दोस्त के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने के केस की समाअत। अदालत ने मुलज़िमा शीरीन और उसामा के जिस्मानी रिमांड्स में तौसीह कर दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, देखिए, निजी अपार्टमेंट्स में बीवी का दोस्त के साथ मिलकर शोहर को कत्ल करने का मामला, जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा शीरी और उसके दोस्त उसामा को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 अप्रैल तक तोसी करते हुए तफ्तीशी अफसर से वाक़े की पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो 4 मार्च को निजी अपार्टमेंट्स में जहां ज़ेब की सर पर गोली लगी लाश मिली थी। वाक़े के बाद से जो है मकतूल की बीवी गायब थी। तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था कि ये जो कत्ल का मंसूबा है ये मकतूल की बीवी और उसके दोस्त उसामा ने मिलकर बनाया है। उसामा एक निजी कंपनी में जो है सिक्योरिटी गार्ड की जो है वो मुलाजमत भी करता था और इन दोनों की जो है वो गहरी दोस्ती भी थी। वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना साहिल में दर्ज किया गया है, जबकि तफ्तीशी अफसर ने का ये भी कहना था कि वाक़े के हवाले से मजीद तफ्तीश भी करनी है, CRO वगैरह करवाया है, उसकी रिपोर्ट्स भी आना बाकी है। जी। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में आसिफ नामी शहरी के कत्ल की गुत्थी ना सुलझ सकी। पुलिस तहाल तहकीकात में मसरूफ लहवाई कीन ने वारदात को डकैती मुज़ामत करार दे दिया। मकतूल के भाई जाहिद का कहना है आसिफ की करियाने की दुकान थी। मकतूल इफ्तार से पहले अपनी दुकान से घर वापस आते हुए मुल्जिमान का निशाना बन गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से, जो इस वक्त मकतूल के भाई के साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 के करीब जो है वो नामालूम अफराद ने जो आसिफ नामी शहरी को कत्ल कर दिया है। वाकया क्यों पेश आया, ये भी डकैती का वाकया है, किस चीज़ का वाकया है, क्यों मार के गए, कुछ पता नहीं चल सका। इस वक्त हमारे साथ जो है वो इनके लवाकिन मौजूद हैं। ये बताइएगा आपका नाम क्या हुआ, क्या था? नाम जाहिद है और ये इफ्तार से पहले निकले हैं घर के लिए और रास्ते में यानी कि स्टेचिंग के वाक़यात में इनको शहीद कर दिया गया और सब लोग लहान हैं। अब ये वाकया आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ये स्टेचिंग था। जब मौके पे लोगों ने बताया कि ऐसे मामला थे तो अस्पताल जाते में शाहिद ने देखा किसी को, कितने अफराद थे मारने वाले? उन्होंने कोई ऐसा कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं दिया और ना अभी हम लोगों ने कोई। ये वाकया कितना दूर है? ये समझ लीजिए कि ये दुकान है, ये समझ लीजिए 1 गली का फासला है। साइकिल पे आते थे, साइकिल पे जाया करते थे। अच्छा, क्या समझते हैं आप, ये भी क्या डकैती का ही वाकया है? ये स्टिंचिंग का ही वाकया है, क्योंकि आजकल आपको तो पता है हालात यही चल रहे, कुछ हो या ना हो वो तो लाजमी सी बात है। अब ये गोली तो गर्दन से मारी है और ये पीठ से निकली है। अफ्तार से 10 मिनट पहले का वाकया है। जी, घर के लिए निकले थे। जी, साइकिल पे ही आते जाते थे। साइकिल पर आते जाता था। मकतूल आसिफ नाम था उसका, जबकि जो लवाकिन है उनका ये कहना है कि ये स्नैचिंग का वाकया बता रहे हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया कि आया स्नैचिंग हुई है, ज़ाती दुश्मनी थी। पुलिस का कहना है कि अभी पुलिस जो है वो इस हवाले से मज़ीद तहकीकात जो है वो कर रही है, जबकि इन्होंने भी जो है इंसाफ का मुतालबा किया। जी।